दुनिया में चांद एक रहस्यमय म्यूटेशन से गुजर रहा है जिसकी वजह से पृथ्वी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंचने वाला है। हालात इतने ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं कि गर्मी के कारण पावर पॉइंट्स तक फटने लगे हैं। बाहर कोई भी इंसान 20 डिग्री से ज्यादा नहीं रह सकता क्योंकि वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाएगा। सड़कों का असफॉल्ट इतना गर्म हो चुका है कि अगर कोई भी उसे छू ले तो उसका शरीर तक पिघल सकता है। पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो चुकी है और ऐसे समय में सबसे कीमती चीज बन चुकी है सप्लाईज और रिसोर्सेज। हमारा मेन कैरेक्टर सू चैन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 5 साल तक किसी तरह जीवित रहता है, लेकिन जैसे ही उसके जमा किए हुए रिसोर्सेज खत्म होने लग जाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड एक आदमी को बेचकर उसकी ही हत्या करवा देती है ताकि बची हुई सारी सप्लाईज उसके कब्जे में आ जाएं। लेकिन तभी किस्मत उसे दूसरा मौका देती है और वो एपोकलिप्स शुरू होने के पूरे 5 साल बाद रिबॉर्न हो जाता है। इस बार उसके पास एक खास एबिलिटी होती है जिससे वो अनगिनत फूड और रिसोर्सेज स्टोर कर सकता है। सू चैन कसम खाता है कि इस नई जिंदगी में वो 3 अरब से भी ज्यादा रिसोर्सेज जमा करेगा और उन सभी लोगों से बदला लेगा जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया है। फिलहाल वो एक बस में बैठा हुआ होता है जहाँ लोग हाल ही में आए डिजास्टर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई लोग कहते हैं कि माउंट फूजी के पास आए भूकंप में दर्जनों लोगों की जान चली गई और अब उनके शहर को भी खाली करवाया जा रहा है। तभी एक पिंक ड्रेस पहनी हुई लड़की शिकायत करती है कि उन्हें इतनी जल्दी निकलना पड़ा कि वो जरूरी सप्लाईज तक नहीं खरीद पाए। उसके पास बैठा एक लड़का बताता है कि आसपास के कई शहरों की सारी सप्लाईज रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तभी एक शेव किए हुए बालों वाला एक आदमी कहता है कि बिल्कुल यही घटना शियानजैन सिटी के डोनाल्ड लेक और डा हुआन वेयरहाउस में भी हुई है। ये सुनकर लड़की घबरा जाती और कहती है कि इतनी सारी सप्लाईज की कीमत तो अरबों में होगी। तभी पीछे बैठा हुआ सू चैन शांत आवाज में कहता है कि नहीं, उनकी कीमत अरबों में नहीं बल्कि खरबों में है। वो आगे कहता है कि इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाईज का गायब होना और लगातार हो रही प्राकृतिक आपदा इस बात का संकेत है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए अभी से सतर्क रहना ही सबसे अच्छा होगा। लड़की तुरंत पूछती है कि क्या दुनिया का अंत आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक हरे रंग की शर्ट पहने हुए लड़का उत्साहित होकर कहता है कि अगर एपोकलिप्स सच में आने वाला है तो वो उसका इंतजार नहीं कर सकता क्योंकि तब सभी इंसान बराबर हो जाएंगे। यह सुनकर सू चैन मन ही मन में हंस पड़ता है क्योंकि उसने अपनी पिछली जिंदगी में एपोकलिप्स को इतने करीब से देखा है कि वो जानता है कि वहाँ बराबरी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं वही राजा बनता है। अपनी पिछली जिंदगी में सू चैन सिर्फ एक साधारण डिलीवरी बॉय था। फिर अचानक एपोकलिप्स शुरू हुआ। पूरी पृथ्वी पर जानलेवा हीट वेव्स फैल गई, टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगे और धरती के कोर में छिपे रहस्यमय जीव सतह पर आने लगे। सिर्फ एक रात में पूरी दुनिया बदल गई। नई दुनिया में सिर्फ एक ही नियम था, जिसके पास रिसोर्सेज होंगे वही जिंदा रहेगा। वहाँ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट भी लाखों का बिकता था और सॉसेज के बदले लोग कोई भी एहसान करने को तैयार हो जाते थे। इंसानियत, नैतिकता और सभ्यता सब कुछ खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है क्योंकि सू चैन एपोकलिप्स शुरू होने से 1 महीने पहले ही वापस आ चुका है। बस में बैठी वो लड़की डर के मारे उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है कि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो उसे थोड़ा शांत कर सकता है क्या। लेकिन सू चैन बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि उसके पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम है और वह बस से उतर जाता है। लड़की हैरानी से उसे जाते हुए देखती रह जाती है। बस से बाहर निकलते ही सू चैन सोचता है कि एपोकलिप्स में सबसे जरूरी चीज क्या होती है और जवाब बिल्कुल साफ है, सप्लाईज और रिसोर्सेज। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इन्हें खोजने में 5 साल बर्बाद कर दिए थे, लेकिन इस बार वह पहले से ही तैयारी करेगा। वो सीधे उस वॉलमार्ट में पहुंचता है जहां वह काम करता है। उसी समय उसका बॉस उसे डांटते हुए बताता है कि उसकी सैलरी कम कर दी जाएगी। सू चैन शांति से माफी मांग लेता है क्योंकि उसे याद है कि पहले एपोकलिप्स के दौरान इसी बॉस ने सारी सप्लाईज अपने लिए छुपा ली थी और कई लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए इस बार कॉम्पेसेशन के दौरान वह सारी सप्लाईज खुद लेने वाला है। जैसे ही वो वेयरहाउस का दरवाजा खोलता है, उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तुरंत आसपास मौजूद सभी रिसोर्सेज डिटेक्ट होने लगती हैं और एक एक करके उसके विशाल स्पेशल स्पेस में ट्रांसफर होने लगते हैं। ये एक अलग डायमेंशन है जिसका आकार 10,000 वर्ग मीटर से भी ज्यादा है। इसी एबिलिटी की मदद से वो झीलों का पानी तक चुरा चुका है और उन शहरों की सारी सप्लाईज भी इकट्ठा कर चुका है जो जल्द ही तबाह होने वाली है। आखिर जब इंस्टेंट नूडल ही लाखों के हो सकते हैं तो असली खाना और कितना कीमती होगा। सबसे खास बात यह
है कि उसकी स्पेशल स्पेस में समय पूरी तरीके से रुक चुका है, जिसका मतलब ये है कि खाना वहाँ कितने भी साल रहे वो हमेशा ताज़ा रहेगा। सिस्टम उसे बताता है कि इस एक्टिवेशन में उसने कितने रिसोर्सेस प्राप्त किए हैं। यह देखकर सूचन संतुष्ट हो जाता है। उसी समय उसके 3 सहकर्मी खाली पड़े वेयर हाउस में पहुंचते हैं और हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर यहाँ का सारा सामान कहाँ गया। सूचन बिना किसी डर के कह देता है कि उसने सब कुछ ले लिया है। बॉस को समझ नहीं आता कि ये कैसे संभव है, लेकिन वो तुरंत बाकी दोनों आदमियों को आदेश देता है कि वो सूचैन को पकड़ लें। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, सूचैन एक कदम पीछे हटाता है और अगले ही पल हवा में गायब हो जाता है। सभी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह अचानक से कहाँ गायब हो गया। लेकिन सच ये है कि सूचैन अपनी दूसरी एबिलिटी इस्तेमाल कर चुका है, स्पेशल जंप। इस शक्ति की मदद से वो एक बार में 3 मीटर तक टेलीपोर्ट कर सकता है। यही कारण है कि वो आसानी से रिसोर्सेस इकट्ठा कर सकता है और किसी भी खतरे से बिना परेशानी के बच के निकलता है। बाहर पहुंचकर वो अपनी वर्क यूनिफॉर्म हवा में उछाल देता है और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, कलेक्शन कंप्लीट। कलेक्शन कंप्लीट कहने के तुरंत बाद ही सू चैन के फोन पर सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आ जाता है। उसमें लिखा होता है कि पृथ्वी पर कुछ अजीब भूगर्भीय गतिविधियां देखी जा रही हैं और सभी लोगों को सतर्क रहना चाहिए क्योंकि किसी भी समय कोई बड़ी आपदा आ सकती है। हालांकि संदेश में ये भी कहा जाता है कि घबराने की जरूरत नहीं है। यह पढ़कर सूचन थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक असली एपोकलिप्स शुरू भी नहीं हुआ था, फिर भी सरकार लोगों को चेतावनी दे रही है। वो मन ही मन सोचता है कि क्या किसी और को भी भविष्य की जानकारी मिल चुकी है। इसी दौरान उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड जॉन छिन का कॉल आ जाता है। सूजन गहरी सांस लेकर फोन उठाता है। दूसरी तरफ से जॉन छिन गुस्से में चिल्लाते हुए पूछती है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उसका घर बेचने की। वह कहती है कि अगर वो उसका घर बेच देगा तो क्या उसे लगता है कि वो उसके साथ रहेगी। एक आदमी होने के नाते उसे ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। फिर वह बड़ी चालाकी से कहती कि भले ही उसे उसके घर की जरूरत ना हो, लेकिन एक औरत होने के नाते उसे सुरक्षा की भावना चाहिए। अगर सूचैन साबित करना चाहता है कि वो एक अच्छा आदमी है तो उसे उसका घर उसके नाम कर देना चाहिए। यह सुनकर सूचैन ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई है। जॉनसन कहती है कि ये कैसा रवैया है, अगर वह उसका घर उसके नाम कर दे तो वो उसे एक और मौका देने के बारे में सोच सकती है, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो वो शादी के बारे में सोचे बिना। इतना सुनते ही सूचैन बिना कुछ बोले फोन काट देता है। फोन कटते ही उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है कि कैसे एपोकलिप्स के उन 5 सालों में वह हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर सप्लाईज ढूंढता था ताकि जॉनसन भूखी ना रहे। उसने उसे सुरक्षित क्षेत्रों तक पहुंचाया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया। अगर वह ना होता तो जॉनसन शायद एपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में ही मर जाती, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़की ने उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था। उसे वह दिन याद आता है कि जब वह सप्लाईज लेकर घर लौटा था और अचानक से पीछे से उस पर हमला कर दिया गया था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह पहले जितनी सप्लाईज नहीं ला पा रहा था और उन्हें शक था कि शायद वह कुछ छुपा रहा है। उसकी मौत के बाद भी वह दोनों को कोई भी अफसोस नहीं था, उल्टा वे तो उसके शव के पास बैठकर हंस रहे थे। जोंगसिंग उस आदमी नाम वांग से कहती है कि सूचैन एक बेकार और निकम्मा इंसान था, इसीलिए उसका मर जाना ही बेहतर था। यह याद करके सूचैन की आंखों में ठंडा गुस्सा भर जाता है। इस बार जोंगसिंग और नाम वांग दोनों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और उनकी मौत इतनी आसान नहीं होगी। जो दर्द उसने महसूस किया वो उससे 100 गुना ज्यादा दर्द महसूस करेंगे। कुछ देर बाद वह खुद को शांत करता है और सोचता है कि अब उसे जिन चीजों की जरूरत है वे साधारण मार्केट में नहीं मिलेंगे। उन्हें खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, इसीलिए सबसे पहले उसे पैसे जुटाने होंगे। वह तुरंत लियो नाम के एक आदमी को फोन करता है और कहता है कि वह अपना घर आधी कीमत में बेचने को तैयार है, लेकिन उसे तुरंत पैसे चाहिए। थोड़ी देर बाद वह रियल एस्टेट एजेंसी पहुंचता है जहां जॉनसन और नामवांग पहले से ही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही सूचन वहां पहुंचता है, जॉनसन उसे देर कराने के लिए डांटना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार सूचन उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाता है। यह देखकर नामवांग गुस्से में पूछता है कि उसे घर बेचने की इजाजत किसने दी। वह धमकी देता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो वह अगला सूरज नहीं देख पाएगा, लेकिन इस बार सामने पुराना सूचन नहीं था। एपोकलिप्स में 5 साल तक जीवित रहने के बाद वह लड़ना सीख चुका था। अगले ही पल वह नामवांग की गर्दन पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है और फिर ठंडी आवाज में कहता है कि वह अपनी चीजों के साथ जो चाहे कर सकता है। यह देखकर जॉनसन डर जाती है और बीच बचाव करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन सूचन उसे एक थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। दोनों सदमे में थे क्योंकि उन्होंने कभी भी सूचन का ऐसा रूप नहीं देखा था। दूसरी तरफ नामवांग जमीन पर तड़पते हुए कहता है कि उसे छोड़ दे, उसका
चेहरा लाल पड़ चुका था और उसे सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन सुचैन मुस्कुराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं मारूंगा। यह कहकर वह उसे छोड़ देता है और सीधे रियल स्टेट एजेंसी के अंदर चला जाता है। पीछे से जोंगसिंग फिर उसे धमकी देती है और वह कहती है कि यह उसका आखिरी मौका है, अगर वह घुटनों के बल बैठकर माफी मांगे तो शायद वह उसे माफ कर दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो वह शादी के बारे में भूल जाए। सुचैन पीछे मुड़कर दोनों को सिर्फ एक नजर देखता है, उसकी आंखों में ऐसा खतरनाक भाव होता है कि दोनों डरकर पीछे हट जाते हैं। एजेंसी के अंदर कर्मचारी उसे पानी देते हुए कहते हैं कि वह उसका घर अभी खरीद सकते हैं। उनकी योजना बहुत सरल थी। सुचैन का घर लगभग 10 लाख का था, लेकिन वह उसे सिर्फ 7 लाख में बेच रहा था। अगर वे उसे खरीदकर किसी और को बेच दे तो उन्हें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। सुचैन उनकी बात मान लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि उसे पूरी पेमेंट अभी चाहिए। कर्मचारी तुरंत तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि कल सुबह तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाएगी। सुचैन भी बिना झिझक मान जाता है, क्योंकि उसे पता है कि कुछ ही दिनों में घर की कीमत शून्य हो जाएगी। एजेंसी से निकलने के बाद सड़क पर चलते हुए उसकी नजर एक क्विक लोन एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। घर के कागजात लेकर जब वह वहां पहुंचता है तो देखकर हैरान हो जाता है। वहां एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि नामवांग का बड़ा भाई है। सुचैन को याद आता है कि एपोकलिप्स शुरू होने के कुछ ही देर बाद यह आदमी किसी राक्षस जीव के मुंह में जाकर मर गया था। वह आदमी कहता है कि वह घर के कागजात के बदले 5 लाख का लोन दे सकता है। सुचैन कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि उसे 6 लाख चाहिए और वह 1 हफ्ते में कैसीनो जाकर सब कुछ जीत कर वापस लौटा देगा। यह सुनकर वह आदमी मन ही मन खुश हो जाता है। उसे लगता है कि सुचैन उन जुहारियों में से है जो पैसे के लिए अपने रिश्तेदारों को तक बेच दे, इसीलिए वह खुशी खुशी 6 लाख ट्रांसफर कर देता है। उधर जोंगसिंग और नामवांग अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में थे और वह दोनों सोच रहे थे कि सुचैन को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तभी वे देखते हैं कि सुचैन उसी जगह से बाहर निकल रहा होता है जहां वे जाने वाले थे। दोनों हैरान रह जाते हैं और चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर बाद सुचैन ग्रीन सिटी के सबसे शानदार होटल में पहुंचता है। उसे अच्छी तरीके से याद था कि एपोकलिप्स के दौरान कई इमारतें सुनामी और भूकंप में ढह गई थी, लेकिन यह होटल आखिर तक खड़ा रहा था। इतना ही नहीं, यहाँ लंबे समय तक खाना पानी की कमी भी नहीं हुई थी, इसीलिए वह सोचता है कि यह भविष्य में एक बेहतरीन बेस बन सकता है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात रिसेप्शनिस्ट लियो शिन्यू से होती है। वह मुस्कुराकर उससे पूछती है कि वह उसकी क्या मदद कर सकती है। तभी सुचैन सीधे कहता है कि उसे 1000 टेबल वाली बैंक्वेट की बुकिंग करनी है। यह सुनकर वह लड़की हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि शायद यह किसी बेहद अमीर परिवार का बेटा है। वह उसे अलग अलग टेबल ऑप्शंस दिखाती है। सुचैन सबसे महंगी टेबल चुनता है जिसकी कीमत लगभग 10,000 प्रति टेबल थी। फिर वह 5 लाख के एडवांस डिपॉजिट देने की बात करता है और कहता है कि बाकी के पैसे वो बाद में दे देगा। लड़की को थोड़ी सी हैरानी होती है, लेकिन जो इंसान बिना सोचे 5 लाख एडवांस दे सकता है उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा होगा। यह सोचकर वह सारी प्रक्रिया आसान बना देती है। पेमेंट करते समय वह उससे पूछती है कि क्या उसकी शादी होने वाली है। तभी सुचैन मुस्कुरा कर कहता है कि हाँ, यह सब वेडिंग बैंक्वेट के लिए। साथ ही वह एक प्रेसिडेंटल सूट भी बुक कर लेता है। कुछ देर बाद सुचैन होटल से बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान होती है। सिर्फ 5 लाख के एडवांस देकर उसने लगभग 10 मिलियन से भी ज्यादा कीमत का खाना अपने कब्जे में कर लिया था। बाकी पेमेंट की उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि एपोकलिप्स शुरू होने के बाद वह कभी भी लौट कर देने वाला नहीं था। इसके बाद सबसे कीमती चीज अब आइस ब्लॉक्स और फूड सप्लाईज थी, जिसकी कीमत भविष्य में अरबों तक पहुंचने वाली थी। उसे जाते हुए देखकर रिसेप्शनिस्ट मन ही मन सोचती है कि जो भी लड़की उससे शादी करेगी वह सच में बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी। लेकिन उसी समय जोंगसिंग वहां पहुंचती है और पूछती है कि अभी अभी यहाँ पे जो आदमी गया था वह क्या कर रहा था। रिसेप्शनिस्ट उससे पूछती है कि वह कौन है। जोंगसिंग गर्व से कहती है कि वह सुचैन की गर्लफ्रेंड है। यह सुनते ही रिसेप्शनिस्ट मुस्कुरा कर कहती है कि आपके बॉयफ्रेंड ने अभी अभी 1000 से ज्यादा लोगों के लिए भव्य बैंक्वेट बुक किया है और उसके लिए भारी एडवांस पेमेंट भी कर चुका है। 5 लाख खर्च कर दियो। ऐसा बॉयफ्रेंड मिलना सच में बहुत बड़ी किस्मत की बात है। हालांकि मन ही मन वह सोच रही थी कि जोंगसिंग दिखने में बस ठीक ठाक है, लेकिन उसका फिगर काफी ज्यादा अच्छा है। शायद इसी वजह से अमीर लड़के हमेशा ऐसी लड़कियों को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ जोंगसिंग और नामवांग पूरी तरह हैरान थे। 10 मिलियन का बैंक्वेट सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रिसेप्शनिस्ट उन्हें यकीन दिलाती है कि यह बिल्कुल सच है और शायद उन्हें पता नहीं, लेकिन बहुत से अमीर लोग शादी से पहले अपनी असली दौलत छिपा कर रखते हैं और सही समय आने पर वह सबके सामने लेकर आते हैं। इसी दौरान सड़क पर चलते हुए उसे जोंगसिंग की दोस्त लीना मिलती है। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि जोंगसिंग उसे बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, लेकिन सुचैन अच्छी तरीके
बारीकी से जानता है कि यह लड़की कभी भी उसकी दोस्त नहीं रही, वह हमेशा उसके बारे में बुरा बोलती है और जॉनसन को उसके खिलाफ भड़काती रहती थी। इसीलिए वह व्यंग भरे अंदाज में कहता है कि जॉनसन मुझे मिस नहीं कर रही है बल्कि मेरे घर को मिस कर रही है। लीना तुरंत जॉनसन की तरफ देखकर कहती कि शायद सूजन सिर्फ उसकी परीक्षा ले रहा है और उसे एहसास हो गया है कि उसके व्यवहार से वह कितना ज्यादा दुखी हुआ था। यह सुनकर जॉनसन तुरंत सूजन के पास जाती है और शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए माफी मांगती है। वह कहती है कि कल की लड़ाई के बाद उसका मन बहुत ज्यादा ही खराब हो गया था और क्या वह उसके साथ थोड़ी देर वॉक पे चल सकती, लेकिन सूजन बिना उसकी तरफ देखे कहता है कि अगर वॉक करनी है तो अकेले जाओ। यह सुनकर जॉनसन का गुस्सा बढ़ने लगता है, उसे लगता है कि सूजन जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गया है। तभी लीना देखती है कि सूजन एक टैक्सी में बैठ रहा है। वह जॉनसन से कहती है कि उसके लिए अच्छा होगा अगर वह उसका पीछा करे और देखें कि आखिर वह कर क्या रहा है। दोनों तुरंत दूसरी टैक्सी लेकर उसके पीछे निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद सूजन आइस फैक्ट्री पहुंच जाता है और फैक्ट्री ऑनर उसे देखकर थोड़ा सा प्रभावित होता है क्योंकि इतनी कम उम्र में कोई इतना बड़ा ऑर्डर देने नहीं आता। सूजन सीधा पूछता है कि क्या 2000 टन खाने योग्य आइस तैयार हो सकती है। ऑनर जवाब देता है कि उसकी फैक्ट्री सस्ती नहीं है लेकिन डिलीवरी सबसे तेज करती है, बस थोड़ी एडवांस पेमेंट करनी होगी और बाकी सारा काम वे संभाल लेंगे। सूजन तुरंत 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। ओनर बताता है कि 3 दिन के अंदर पूरा ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। फिर वह जिज्ञासा से पूछता है कि आखिर उसे इतनी आइस किस लिए चाहिए, क्या वह कोई बड़ा इवेंट आयोजित कर रहा है? अगर चाहे तो भविष्य में वे दोनों साथ काम कर सकते हैं। सूजन मुस्कुराते हुए कहता है कि ये सब एक चैरिटी इवेंट के लिए और फिर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके जाते ही दूसरी टैक्सी फैक्ट्री के सामने आकर रुकती है। उसमें से जॉनसन उतरती है और तुरंत पूछती है कि अभी अभी जो लड़का यहाँ आया था वो यहाँ पे क्या करने आया था। ओनर हैरान होकर पूछता है कि उसे इससे क्या मतलब। तभी जॉनसन कहती कि वह सूजन की गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर ओनर ज्यादा नहीं सोचता और बता देता है कि सूजन ने लगभग 8 लाख की आइस बुक की है। यह सुनते ही जॉनसन और लीना दोनों दंग रह जाती। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि सूजन वास्तव में कोई अमीर आदमी है। लीना उत्सुकता से पूछती है कि क्या उसने बताया कि वह इतनी सारी आइस का क्या करेगा। ओनर कुछ देर सोचता है और कहता है कि शायद उसने कहा था कि वह ये सब कुछ किसी चैरिटी के लिए इस्तेमाल करेगा। यह सुनकर दोनों और भी ज्यादा उलझन में पड़ जाते हैं। सीन फिर शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में से एक पर शिफ्ट होता है। अपनी पिछली जिंदगी में सूजन कभी भी ऐसी जगह का आनंद नहीं ले पाया था। एपोकलिप्स आने के बाद 1 कप कॉफी तक लग्जरी बन चुकी थी। मेन्यू देखते हुए उसकी नजर सबसे आखिरी पेज पर जाती है जहाँ एक डिश की कीमत 1,70,000 लिखी होती है और उसके सामने सिर्फ क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। उत्सुक होकर वह उसके बारे में पूछता है। अटेंडेंट बताता है कि यह उनके हेड शेफ की स्पेशल डिश है। यह सुनकर सूजन तुरंत उसे ऑर्डर कर देता है। ऑर्डर का इंतजार करते हुए उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगती है। एपोकलिप्स के बाद बहुत सारे जीव म्यूटेट हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि यह किसी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का परिणाम है, लेकिन सूजन जानता है कि वे सिर्फ नए वातावरण के अनुसार खुद को अडॉप्ट कर रहे हैं। इसी दौरान गुलाबी बालों वाली एक खूबसूरत लड़की उसके टेबल पर डिश लेकर आती है। वह अपना परिचय रेस्टोरेंट के शेफ के रूप में देती है। उसे देखते ही सूजन पहचान जाता है कि यह लड़की भविष्य की हेल्थ शेफ के नाम से मशहूर होने वाली है। एपोकलिप्स के दौरान उसके पास एक अजीब क्यूलिनरी एबिलिटी थी जिसकी मदद से वो किसी भी चीज के खाने योग्य बना सकती थी। यहाँ तक कि कई बार लोग कहते हैं कि वह लाशों को तक भोजन में बदल देती थी। स्कैरसिटी से भरी उस दुनिया में लोग उसकी कुकिंग का विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन उसकी बनाई हुई म्यूटेटेड क्रिएचर्स की डिशेस अक्सर लोगों की जान ले लेती थी। जब शेफ देखती है कि सूजन उसे ध्यान से घूर रहा है तो वह मजाक में पूछती है कि क्या उसे लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की उसके खाने में जहर मिला देगी। फिर वह मुस्कुराते हुए बताती है कि जिस डिश को उसने ऑर्डर किया है उसका नाम 2 फेस्ड लाइफ है। यह एक खास मीट डिश है जिसकी दोनों साइड अलग अलग तरीकों से तैयार की गई। सूजन एक बाइट लेता है और तुरंत समझ जाता है कि इतनी ऊंची कीमत क्यों रखी गई है। स्वाद सचमुच अविश्वसनीय था और हर बाइट उसके लिए पूरी तरह कीमत वसूल साबित हो रही थी। खाते हुए उसके मन में ख्याल आता है कि अगर ये शेफ उसके घर पर खाना बनाए तो कितना ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी तरफ बाहर जॉनसन और लीना अभी भी उसी के बारे में बातें कर रही थी। लीना कहती है कि उसने सुना है कि इस रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश बहुत ज्यादा महंगी होती है। वहीं जॉनसन अपने सपनों में खोई हुई कहती है कि वह इंतजार नहीं कर सकती जब वो एक अमीर आदमी की पत्नी बनेगी। इसी बीच सूजन फैसला करता है कि एपोकलिप्स शुरू होने से पहले उसे एक बार शहर के सबसे महंगे बार का भी मजा ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद ऐसी जगहों का अस्तित्व खत्म होने वाला था। जैसे ही वह बार में बैठता है कई खूबसूरत लड़कियां उसके आसपास आ जाती और उससे पूछती
है कि क्या वो ड्रिंक लेना चाहेगा। सूचन आराम से उनके साथ ड्रिंक करने लग जाता है। तभी उसकी नजर एक कोने में अकेली बैठी लड़की पर पड़ती है। उसकी दोस्त बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और इसीलिए वह अपना मूड ठीक करने के लिए यहाँ आई है। वह लड़की दुखी होकर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसके साथ कभी सोया तक नहीं, लेकिन उसे छोड़कर एक उम्रदराज औरत के साथ चला गया। आखिर सभी मर्द एक जैसे क्यों होते हैं? यह सुनकर सूचन मुस्कुराता और कहता है कि शायद इंसानों के डीएनए में अपने वंश वृद्धि करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा गहराई से मौजूद है। लड़की अचानक अपना पूरा ड्रिंक एक ही सांस में खत्म कर देती है और फिर पूछती है कि क्या वह सिंगल है। सूचन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अगले ही पल वह लड़की उसके और करीब आकर पूछती है कि क्या वो इंटरेस्टेड है। उसी समय जॉनसन और लीना उसे ढूंढते हुए बार में पहुंच जाती है। दोनों दूर से देखती है कि सूचन 3 लड़कियों के साथ बैठा हुआ है। फिर वो देखती है कि सूचन और वह लड़की साथ में ऊपर रूम की तरफ जा रहे हैं। लड़की भी बिना विरोध किए हुए उसके साथ चली जाती है। यह देखकर जॉनसन और लीना घबरा जाती है और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाती है, लेकिन तब तक वो दोनों रूम के अंदर जा चुके होते हैं। रूम के अंदर पहुंचकर सूचन लड़की से माफी मांगता है कि उन दोनों ने बेवजह तमाशा किया। लड़की शर्माते हुए कहती कि यह उसकी पहली बार है। यह सुनकर सूचन कुछ क्षणों के लिए असहज हो जाता है। फिर वह उसके माथे पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है कि वह जरूर नशे में होगी जो ऐसा सोच रही है। इसके बाद वह उसे गंभीरता से सलाह देता है कि अगले कुछ दिनों तक घर से बाहर मत निकलना और जितना हो सके उतना खाना जमा कर लेना। लड़की उसकी बात समझ नहीं पाती, लेकिन सिर हिलाकर हामी भर देती है। सूचन फिर कहता है कि उसके जैसी लड़कियों को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल जाता है। जाते हुए उसके मन में आता है कि यह अच्छा मौका था, लेकिन अभी उसके पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। जब वो बाहर निकलता है तो जॉनसन और लीना अभी भी उसे ढूंढते हुए हर दरवाजे को पीट रही होती है, लेकिन सूचन आसानी से वहां से निकल जाता है। अगले दिन उसकी सारी तैयारियां एक साथ शुरू हो जाती है। आइस फैक्ट्री के ट्रक्स, चारकोल की डिलीवरीज और बैंक्वेट का सामान लगातार वेयर हाउस में पहुंचने लगता है। यह देखकर नावांग हैरान रह जाता है कि आखिर सूचन ने इतना बड़ा वेयर हाउस सिर्फ सामान रखने के लिए क्यों किराए पे लिया। दूसरी तरफ जॉनसन भी अभी पूरी तरह उलझ चुकी थी कि आखिर वह क्या कर रहा है। तभी लीना दूर इशारा करके बताती है कि ग्रीन सिटी होटल का बैंक्वेट भी आ गया है। वर्कर्स लाल कालीन बिछा रहे हैं, टेबल सजा रहे थे और वेयर हाउस किसी ग्रैंड इवेंट की तरह दिखाई दे रहा था। यह देखकर जॉनसन की कल्पना फिर उड़ान भरने लगती है। उसे लगता है कि शायद अभी 1000 मेहमान आएंगे और सूचन सबके सामने अपने प्यार का इजहार करके मैरिज प्रपोजल देगा। अब तो वो खुद को पहले से किसी अमीर परिवार की बहू समझने लगी थी। वह कहती कि अगर सूचन प्रपोजल देगा अभी तो वह तुरंत हाँ नहीं करेगी, पहले उसे सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी होगी। इसके बाद वो सूचन के पास जाकर पूछती कि आखिर वह इतना सामान क्यों खरीद रहा है। सूचन शांत स्वर में कहता है कि वह बाद में सब समझा देगा, लेकिन फिलहाल क्या वह उसकी मदद कर सकती है। जॉनसन यह सुनकर अंदर ही अंदर भड़क जाती है। उसे लगता है कि जो लड़की जल्द ही करोड़पति की पत्नी बनने वाली, उससे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। लेकिन रीला तुरंत कहती है कि यह शायद कोई टेस्ट है। सूचन देखना चाहता हुआ कि वह अमीर परिवार में जाने के लायक है या नहीं। यह सुनते ही जॉनसन अपना रवैया बदल लेती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि वह सिर्फ नाजुक लड़की नहीं है, जरूरत पड़ने पर मेहनत भी कर सकती है। इसके बाद दोनों लड़कियां पूरे दिन भारी बॉक्सेस उठाने लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जॉनसन गुस्से से जल रही थी। वह सोच रही थी कि शादी के बाद सूचन का सारा पैसा अपने कब्जे में ले लेगी। उधर लीना भी मौका ढूंढ रही थी कि वह बार बार सूचन के पास जाकर उसकी मदद करने का बहाना बनाती। उसके मन में चल रहा था कि इतना अमीर आदमी सिर्फ एक लड़की पर क्यों रुकेगा, अगर वह थोड़ी कोशिश करे तो शायद उसे भी फायदा मिल सकता है। लेकिन सूचन इन दोनों की असली सोच समझता था, फिर भी वह उन्हें काम करने देता है क्योंकि इतना सारा आइस सामान व्यवस्थित करने के लिए उसे फ्री लेबर्स की जरूरत थी। शाम तक दोनों लड़कियां पूरी तरह थक चुकी थी। जॉनसन पसीने में भीगी हुई थी और उसके पैरों में जान नहीं बची थी। वह गुस्से में सोच रही थी कि सुबह से लेकर अब तक उसने मजदूरों की तरह काम किया। दूसरी तरफ लीना भी जमीन पर लेटी हाँफ रही थी और कह रही थी कि उस आदमी ने उनसे बर्फ के इतने भारी बॉक्सेस उठवा दिए। अब जॉनसन का धैर्य जवाब दे चुका था। वह सोचती है कि टेस्ट बहुत हो गया, अब सूचन को प्रपोजल दे देना चाहिए। तभी सूचन सभी डिलीवरी ड्राइवर्स को एक्स्ट्रा मनी देता है। ड्राइवर्स भावुक होकर उसका धन्यवाद करते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जॉनसन मुस्कुराते हुए उसके पास आती है और पूछती है कि क्या अब उसके पास उससे कहने के लिए कुछ है। सूचन सिर हिलाता और कहता है कि हाँ, वो उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहना चाहता है, लेकिन अफसोस इस काम की कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, इसीलिए अब वह जा सकती है। यह सुनते ही जॉनसन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह सोचती है कि शायद सूचन मजाक कर रहा है। वह कहती है कि इतने सारे मेहमान आने वाले, 1000 टेबल्स तैयार हैं, तो अब वह अपनी शादी की बात क्यों नहीं बताता। लेकिन सूचन शांत स्वर में कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उसने अपना घर बेच दिया है, ऊपर से ढेर सारे कर्ज भी ले लिया है। वह पूछता है कि क्या वह सच में उससे शादी करना चाहेगी। यह सुनते ही जॉनसन और लीना दोनों के चेहरे उतर जाते। वे समझ ही नहीं पाती कि अगर वह गरीब है तो इतना पैसा कहाँ से आया। तभी सूचन मुस्कुरा कर कहता है कि ये सब तो उसके अमीर
अमीर बॉस के चैरिटी प्रोजेक्ट के लिए। बस इतना सुनना था कि जॉनसन का गुस्सा फट पड़ता है। वह उस पर झपटते हुए कहती कि उसने उसे धोखा दिया, लेकिन सूचन जवाब देता है कि उसने कभी कोई झूठ बोला ही नहीं। आखिरकार जॉनसन के गुस्से में उसे गरीब और निकन्ना कहते हुए वहां से चली जाती है। लीना भी उसके पीछे पीछे निकल जाती है। दोनों को लगता है कि उन्होंने अपना सारा समय बर्बाद किया, लेकिन सूचन जानता था कि असली पछतावा उन्हें एपोकलिप्स शुरू होने के बाद ही होगा। उनके जाने के बाद वह वेयर हाउस का दरवाजा बंद कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल स्पेस में सारा सामान स्टोर करना शुरू कर देता है। अब उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। उसी रात होटल में जॉनसन नामवांग और उसके भाई के साथ बैठी हुई थी। तभी सूचन वहां दिखाई देता है। नामवांग का भाई तुरंत पहचान जाता है कि ये वह लड़का है जिसने उससे 6 लाख का लोन लिया था। वह उसे याद दिलाता है कि पेमेंट की डेडलाइन कल है, लेकिन सूचन पूरी तरीके से नजरअंदाज कर देता है। इसी बीच अचानक रात के आसमान में चमकता हुआ चांद असामान्य रूप से उज्जवल होने लगता है। उसकी रोशनी दिन के सूरज जितनी तेज दिखाई देने लगती है। पूल के पास खड़े लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। तभी चांद के चारों ओर लाल रंग का ऑरा फैलने लगता है। अगले ही पल एपोकलिप्स शुरू हो जाता है। लोगों को महसूस होता है कि उनकी त्वचा जल रही है। कुछ ही सेकंड में पूरी भीड़ घबराकर होटल की तरफ भागने लगती है। सभी चिल्ला रहे हैं कि मूनलाइट उनकी स्किन को जला रही है। तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। बाहर की हवा भट्टी जैसी गर्म हो जाती है। न्यूज चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगते हैं कि मून से निकल रही अज्ञात ऊर्जा का कारण तापमान 75 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है और कई जगह जमीन का तापमान 100 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। लोग घरों में रहने की चेतावनी सुनते हैं, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद हीट की वजह से पावर प्लांट्स फटना शुरू कर देता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है। होटल का एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी बंद हो जाता है। लोग गर्मी से तड़पने लगते हैं। कई लोग अपने कपड़े उतारकर ठंडी जगह ढूंढने लगते, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक इंसान पूरी तरह शांत था, सूचन। वह अपने प्रेसिडेंटल शूट के प्राइवेट पूल में आराम से तैर रहा था। उसे पहले से पता था कि पावर प्लांट्स ब्लास्ट होंगे और बिजली चली जाएगी। यही वजह थी कि उसने अपने लिए एक ऐसा रूम चुना था जिसमें पूल बैकअप, बैटरीज और सर्वाइवल रिसोर्सेज पहले से मौजूद थे। जब पूरी दुनिया एपोकलिप्स की पहली रात में ही भय से जूझ रही थी, तब सूचन अपने कमरे में आराम से बैठकर उस भविष्य का स्वागत कर रहा था जिसे वह पहले ही एक बार जी चुका था। अपने कमरे में बैठे हुए सूचन ने तापमान पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा था। फिर भी उसे लगा कि आइस ब्लॉक्स कम हो गए, इसीलिए उसने उन्हें दोबारा व्यवस्थित किया और आराम से सोफे पर बैठ गया। बाहर पूरी दुनिया आग की तरह जल रही थी, जबकि उसके कमरे के अंदर ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगने लगी, तो उसने अपने स्पेस में एक शानदार बैंक्वेट निकालकर टेबल पर सजा दिया। उसके लिए एपोकलिप्स के पहले दिन का यह सिर्फ एक छोटा सा ब्रेकफास्ट था। खाते खाते वह सोच रहा था कि आखिर गांव कांग को अपनी पावर हासिल करने का मौका कब मिलेगा। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। सूचन जानता था कि उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है। यह उसका पर्याप्त हथियार है और सारी तैयारियां पूरी हैं, इसीलिए उसे किसी भी बात का डर नहीं था। उल्टा उसने उन लोगों को और जलाने के लिए दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुला, अंदर से ठंडी हवा बाहर निकली और बाहर खड़े सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। उनके जले हुए शरीर को पहली बार राहत मिली। सूचन ने शांत स्वर में पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। तभी नामवांग चिल्लाकर सबको बताने लगा कि इस कमरे में आइस, स्विमिंग पूल, फूड और इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मौजूद है। यह सुनकर लीना और जॉनसन भड़क उठी। वे चिल्लाते हुए कहने लगी कि जब वे पूरे दिन बाहर जलती हुई गर्मी में तड़प रही थी, तब वह यहाँ राजा की तरह ऐश कर रहा था। उसी समय दहाई आगे बढ़ा और बोला कि लोन लौटाने का समय आ चुका, इसीलिए सूचन को यह कमरा उसे सौंप देना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह कमरे में घुसने की कोशिश करता, अचानक गोली चलने की आवाज गूंजती है। गोली सीधे उसके पेट में लगती है और वह दर्द से चीख उठता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि सूचन ने सचमुच गोली चला दी। सूचन ठंडी आवाज में चेतावनी देता है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अगली गोली उसकी जान ले लेगी। भीड़ का खून सूख जाता है। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या उसके पास सच में गन है। दहाई गुस्से में पूछता है कि उसे यह हथियार कहाँ से मिला, लेकिन अगले ही पल दूसरी गोली चलती है और इस बार उसके पैर में लगती है। वह जमीन पर गिरकर दर्द से तड़पने लगता है। सूचन भीड़ की तरफ देखते हुए कहता है कि जिसे मरना है वो यहाँ खड़ा रहे। वह सबको 3 सेकंड देता और कहता है कि जो भी उसकी नजर के सामने रहेगा वह अगली जिंदगी के लिए तैयारी कर ले। नीचे होटल लॉबी में गाओ कोंग होटल मैनेजर लिu शेन्यू से पूछ रहा था कि इतने बड़े होटल में खाने का एक दाना तक क्यों नहीं बचा। वह शर्मिंदा होकर बताती है कि हाल ही में 1000 लोगों के बैंक्वेट की तैयारी हुई थी और सारा फूड सप्लाई आज ही आने वाला था। यह सुनकर मिस्टर सन गुस्से से चिल्लाता है कि जो भी खाना और पानी बचा है वह तुरंत उसके सामने लाया जाए। फिर वह अपने शरीर पर लगातार पानी डालने लगता है। यह देखकर बाकी लोग भड़क
चमक उठते हैं क्योंकि अब पानी सबसे कीमती चीज बन चुका था। देखते ही देखते लोवी में झगड़ा शुरू हो जाता है। इसी दौरान दहाई घायल हालत में नीचे पहुंचता है और सबको बताता है कि सूचन ने उसे गोली मार दी। उसका घाव देखकर गाओकांग समझ जाता है कि ऊपर कोई खतरनाक आदमी मौजूद है। तभी जोंगशिंग सबको बताती कि सूचन के कमरे में एयर कंडीशनर, स्विमिंग पूल, आइस और ढेर सारा खाना मौजूद है। यह सुनते ही लोगों की आंखें चमक उठती हैं और सब उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गाओकांग भी अपने एक आदमी को हालात देखने भेज देता है। कुछ देर बाद सूचन दोबारा दरवाजा खोलता है। जैसे ही ठंडी हवा बाहर आती है, लोगों को फिर वही स्वर्ग जैसा एहसास होता है। भीड़ उससे विनती करने लगती है कि वह बुजुर्गों और बच्चों पर दया करे और इमरजेंसी सिचुएशन में अपना सामान सबके साथ बांटे। तभी एक मोटा सा बच्चा अंदर रखी फ्राइड चिकन देखकर लालच में दौड़ पड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल सूचन एक जोरदार किक उसे हवा में उछाल देती है। बच्चा दूर जाकर गिरता है। सूचन उसके माता पिता को घूरते हुए कहते हैं कि अपने बच्चे को संभालो वरना उसे खुद संभालना पड़ेगा। यह देखकर भीड़ भड़क जाती है और उसे राक्षस कहने लगती है। कुछ लोग जबरदस्ती कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक और गोली चलती है और सबसे आगे खड़ा आदमी जमीन पर गिर जाता है। सूचन ठंडी नजरों से सबको देखते हुए कहता है कि भले ही वह अकेला हो, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान के पास सिर्फ एक जान है, जबकि उसके पास टेलीपोर्टेशन एबिलिटी और वह कभी भी गायब हो सकता है। यह सुनकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं। नीचे नामवांग अपने भाई की हालत देखकर आग बबूला हो रहा था। 2 गोली लगने के बाद उसका भाई मरने की कगार पर था और लोग उसकी लाश तक बाहर फेंक चुके थे। नामवांग दांत पीसते हुए कसम खाता है कि वह सूचन को जरूर मारेगा। दूसरी तरफ जॉनसन और लीना अब भी कमरे में बाहर खड़ी थी। गर्मी से उनका बुरा हाल था। वह मीठी आवाज में कहती हैं कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। वे दावा करती हैं कि सूचन उनसे प्यार करता है और उन लोगों पर गोली नहीं चलाएगा। फिर वे कहते हैं कि अगर वह उन्हें अंदर रहने देगा तो वे पूरी रात उसके साथ जो चाहे करने को तैयार है। सूचन मुस्कुराता और कहता है कि अगर वे इतनी उत्साहित हैं तो ठीक है, अंदर आ सकते हैं। दोनों खुशी से पागल हो जाती हैं, लेकिन तभी नामवांग अचानक से उनके बीच निकलकर सूचन पर हमला करने दौड़ पड़ता है। अगले ही पल सूचन का एक पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ता है। नामवांग पीछे उड़ता हुआ दोनों लड़कियों से टकरा जाता है और तीनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। यह देखकर बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सूचन उन्हें भगा देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अपने कमरे में लौटकर वह सोचता है कि अभी तो वह सिर्फ खेल रहा था, अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो उसका ऑटोमेटिक आर्टिलरी रोबोट कुछ ही सेकंड में सबको खत्म कर देगा। तभी होटल से बाहर कई टैंक दिखाई देते हैं। लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि रेस्क्यू टीम आ गई। सोल्जर्स प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर होटल के अंदर आते हैं और लियो शिन्यो को ढूंढने लगते हैं। उसे पहचानने के बाद वह उसे इंसुलेशन सूट पहनाकर अपने साथ चलने को कहते हैं। बाकी लोग भी मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन सोल्जर्स बताते हैं कि आधी रात को सिलिकॉन वैली स्क्वायर में रेस्क्यू पॉइंट बनाया गया है और सभी लोग वहां पहुंचे, उन्हें बचा लिया जाएगा। यह सुनकर लोगों की उम्मीद की किरण दिखाई देती है। उधर मिस्टर सन $1 बिलियन देने की पेशकश करता है ताकि उसे तुरंत बाहर निकाला जाए, लेकिन सोल्जर्स उसकी एक नहीं सुनते। तभी जॉनसन और लीना बताते हैं कि ऊपर एक खतरनाक हत्यारा रहता है जिसने कई लोगों को गोली मार दी। यह सुनकर स्पेशल फोर्सेस कैप्टन ली शेन्यू फोंग मामले की जांच करने ऊपर जाता है, लेकिन सूचन पहले ही सिक्योरिटी कैमरास से उसे देख चुका था। जैसे ही कैप्टन दरवाजे के पास पहुंचता है, सूचन फ्लैशबैक जेनरेट फेंक देता है। तेज धमाके और चमक से कैप्टन की आंखें चौंधिया जाती हैं। अगले ही पल स्लीपिंग गैस फैल जाती है और सूचन पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। जब कैप्टन की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को आइस ब्लॉक्स और हथियार से भरे कमरे में पाता है। इसके बाद दोनों के बीच लंबी बातचीत होती है। सूचन उसे चेतावनी देता है कि मिडनाइट रेस्क्यू मिशन एक ही मौत का जाल है, क्योंकि बाहर की गर्मी इतनी तेज है कि ज्यादातर लोग रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। कैप्टन जानता था कि सूचन सही कह रहा है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। आखिरकार सूचन उसे आजाद कर देता है। जाते समय वह अपना ऑटोमेटिक मशीन गन डिफेंस सिस्टम भी दिखाता है। यह देखकर कैप्टन दंग रह जाता है और समझ जाता है कि इस कमरे पर हमला करना आत्महत्या के बराबर होगा। नीचे लौटने के बाद गाओकांग और सूचन की बातचीत शुरू होती है। सूचन एक बकेट भरकर एडिबल आइस लाता है और डील पेशकश करता है। गाओकांग आइस चखते ही चौंक जाता है, क्योंकि एपोकलिप्स शुरू होने के बाद ये किसी खजाने से कम नहीं था। लेकिन उसी समय मिस्टर सन अपनी पुरानी आदतों के अनुसार एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और यह उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगले ही पल गाओकांग उसकी गर्दन पर एक भयंकर वार करता है। एक ही झटके में उसकी गर्दन टूट जाती है और वह वहीं मर जाता है। गाओकांग सबके सामने घोषणा करता है कि अब यह होटल उसके नियंत्रण में, जो भी उसके नियम नहीं मानेगा वह या तो रेस्क्यू पॉइंट जाएगा या फिर यहीं मरेगा। ऊपर अपने कमरे से यह सब देखते हुए सूचन
हल्का सा मुस्कुराता है। पिछली जिंदगी में गाओकांग इसी होटल का बॉस था। इस बार सुचेन ने उस प्रक्रिया को थोड़ी जल्दी कर दिया था। फिर गाओकांग सुचेन द्वारा दी गई आइस खाने लगता है, जबकि जोंगशिंग और लीना उसे एक छोटा सा टुकड़ा मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगती। वे कहती हैं कि वह उसकी हर बात मानेंगी। गाओकांग उन्हें आइस का थोड़ा सा हिस्सा फेंक देता और कहता है कि अगर वे यहाँ रहना चाहती हैं तो उन्हें उसकी हर बात माननी होगी। इससे उसके आदमी पूछते हैं कि क्या वे रेस्क्यू पॉइंट नहीं जाएंगे। गाओकांग सिलसिलाते हुए कहता है कि वह जगह बहुत दूर है और वहां पहुंचने से पहले मरने की संभावना काफी ज्यादा है। फिर वह बताता है कि उसके पास सुचेन से निपटने की एक योजना है जो आधी रात को शुरू होगी। दूसरी तरफ जो लोग गाओकांग की बात नहीं मानते वे रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आधी रात होने के बावजूद जमीन उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा गर्म थी। वे अपने पैरों को बचाने के लिए लकड़ी के टुकड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इससे चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। बाहर रेस्क्यू पॉइंट की तरफ भागने वाले लोगों में से एक आदमी जैसे ही गर्मस फॉल्ट पर गिरा उसकी हथेली और चेहरे का हिस्सा पिघलने लगा। बाकी बचे हुए लोग डर के मारे उसे वहीं छोड़कर आगे भाग गए, क्योंकि अगर वे रुकते तो खुद भी मर जाते। इसी बीच टहाई की लाश जो अब तक जलती हुई जमीन पर पड़ी थी अचानक लाल चमकती आंखों के साथ उठ बैठी। बालकनी से ये सब देखता हुआ सुचेन अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है, जब इसी रास्ते पर चलते हुए वह खुद मौत के बहुत करीब पहुंच गया था। नीचे लोबी में जॉनशिन और लीना अभी भी गाओकांग के आदमियों से कह रही थी कि वे जो चाहे करने को तैयार है, बस उन्हें ऊपर सुचेन के कमरे में जाने दिया जाए। तभी अचानक कांच टूटने की आवाज गूंजती है और दो जले हुए मोटे आदमी दानवों की तरह अंदर घुस आते हैं। नाम वांग घबरा कर चिल्लाता है कि क्या ये ज़ॉम्बीज हैं और अगर किसी को काट लिया तो क्या वह भी ऐसा बन जाएगा। गाओकांग कहता है कि पहले उन्हें पता लगाना होगा। यह कहकर वह नाम वांग को गर्दन से पकड़ता है और उन दोनों प्राणियों की तरफ फेंक देता है। जैसे ही उनका शरीर नाम वांग को छूता है उसकी पीठ जलने लगती है। उसी समय सुचेन हाथ में ब्लेड लेकर सामने आता है और सबको रास्ते से हट जाने को कहता है। गाओकांग का आदमी हैरान था कि वह इन राक्षसों से लड़ने जा रहा है, जबकि गाओकांग मन ही मन खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे ही सुचेन इन दोनों को खत्म करेगा वह खुद सुचेन को मारकर उसका सारा सामान हथिया लेगा। लेकिन सुचेन जानता था कि अत्यधिक गर्मी में मरने वाले कुछ लोग ऐसे दानों में बदल जाते हैं। ये ज़ॉम्बीज नहीं थे और इनका कोई वायरस भी नहीं था। इन्हें हीट डीमंस कहना ज्यादा सही था। इनकी खास बात यह थी कि इनके अंदर अपनी पुरानी जिंदगी की कुछ यादें बची रहती थी। तभी उनमें से एक दानव सीधे गाओकांग की तरफ बढ़ता है, क्योंकि गाओकांग ने उसे मारा था, जबकि दूसरा दहाई का दानव सुचेन की तरफ झपटता है, क्योंकि उसकी मौत सुचेन के हाथों से हुई थी। इसी दौरान सुचेन देखता है कि दानव के शरीर से एक बैगनी क्रिस्टल बाहर निकल रही है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये एवोल्यूशन कोर है जो इंसानी शरीर को विकसित कर सकता है। बिना समय गवाए वह क्रिस्टल उठा लेता है, पीछे की तरफ जंप करता है और दहाई के दानव को बाकी लोगों की तरह धकेल देता है। फिर सीढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि अब तुम लोग मजे करो। ऊपर कमरे में पहुंचकर वह क्रिस्टल को एक ग्लास में डालता है और पी जाता है, क्योंकि यही उसे एब्जॉर्व करने का तरीका था। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर में भयानक दर्द शुरू होने लगता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर की नसें उभरने लगती और उससे कपड़े तक जल जाते हैं। वह दर्द से चिल्लाता हुआ आइस ब्लॉक के ऊपर गिर पड़ता है। उधर लॉबी में हीट डीमन उपलब्ध सारा पानी खत्म कर चुका था। उन लोगों के पास पीने और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। लिu शन्यू वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गाओकांग का आदमी उसे रोक देता है। इसी दौरान लीना अचानक एक सुझाव देती है। वह कहती है कि जॉनसिन कभी सुचेन की गर्लफ्रेंड थी, इसीलिए अगर उसे दरवाजे तक भेजा जाए तो सुचेन दरवाजा जरूर खोल देगा। फिर वे मौका देकर उसका सामान चुरा सकते। गाओकांग के आदमी को यह योजना पसंद आ जाती है। जॉनसिन भी तुरंत हामी भर देती है, लेकिन पहले वह कुछ मीट खाने को मांग करती है। आदमी बताता है कि रेफ्रिजरेटर कई दिनों से बंद है, इसीलिए मीट बचा ही नहीं। तभी गाओकांग उसे घूर कर कहता है कि अगर उसे मीट चाहिए तो उसके पास एक तरीका। इसके बाद उसके आदमी लीना को पकड़ लेते हैं। जॉनसिन पहले समझ नहीं पाती कि वह क्या करने वाला है, लेकिन जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो वह खुद भी सिहर उठती है। लीना डर के मारे कांप रही थी। वह जॉनसिन से मदद की भीख मांगती है, लेकिन जोंगसिंग उसके पास जाकर कहती है कि उसने उसकी पोल खोलकर उसे मुसीबत में डाला है, इसीलिए जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वही है। यह कहते हुए बिना किसी झिझक के उस पर हमला कर देती है। यह तक कि गाओकांग और उसके आदमी भी उसकी निर्दयता देखकर चौंक जाते हैं। जॉनसिन अब पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वह चीखते हुए कहती कि पेट भरने के बाद वह ऊपर जाकर सुचेन का खून भी पी जाएगी। गाओकांग का आदमी घबराकर पूछता है कि क्या वे सच में इतना नीचे गिर सकती है। गाओकांग सिर्फ इतना कहता है कि जल्दी करो वरना सब भूख और प्यास से मर जाएंगे। दूसरी तरफ क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने का सुचेन का शरीर पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर, फुर्तीला और गर्मी के प्रति अधिक रेसिस्टेंट हो गया था। वह कमरे में उछल कूद करके अपनी नई शक्ति को परख रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी की आहट हुई। बाहर
वही शेफ डुआन खड़ी थी। नीचे का माहौल पूरी तरीके से पागलपन में बदल चुका था और उसे समझ आ गया था कि अगर वह वही रही तो बच नहीं पाएगी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बची हुई वैल्यू का इस्तेमाल करके यहाँ रहने की कोशिश करेगी। तभी दरवाजा खुलता और सूचन सामने आ जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती और चीख पड़ती है। सूचन तुरंत माफी मांगता और कहता है कि वह अपनी नई शक्ति को लेकर इतना उत्साहित था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा। कमरे में प्रवेश करने के बाद डुआन चारों तरफ देखती है। बिजली, आइस, फूड और सुरक्षा व्यवस्था देखकर वह समझ जाती है कि इस समय पूरी दुनिया में इससे सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। वह सूचन से कहती है कि वह सिर्फ शेफ ही नहीं बल्कि पिछले 3 साल से सर्जन भी है। वह जानती है कि एपोकलिप्स में डॉक्टर की कीमत बेहद ज्यादा होगी, इसीलिए वह अपनी उपयोगिता साबित करना चाहती थी। सूचन सोफे पर बैठकर उसकी बातें सुनता और मानता है कि वह डॉक्टर होना सच में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि रिसोर्सेज सीमित हैं और कोई नहीं जानता कि वे कल तक जिंदा भी रहेंगे या नहीं। यह सुनकर डुआन थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है कि अगर वह उसे कमरे से बाहर नहीं निकालेगा तो वह जो कहेगा वह वो करेगी। यह सुनकर सूचन तुरंत घोषणा कर देता है कि अब यह उसका नया घर है। डुआन को एहसास होता है कि उसने शायद जल्दबाजी में बात कह दी, इसीलिए वह शर्म से लाल पड़ जाती। सूचन उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके खिलाफ कभी भी कोई भी साजिश रची या पीठ पीछे कुछ भी करने की कोशिश की तो उनका रिश्ता उसी पल खत्म हो जाएगा। डुआन गंभीरता से सिर हिलाती है और वादा करती है कि वह कभी उसके नियत, फैसला या तरीकों पर सवाल नहीं उठाएगी। इसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आगे क्या होगा ये देखेंगे हम अगली वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए और हमेशा मस्त रहें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।